सो हाय, वेलकम अगेन टू झारखंड जर्नी। ये हमारा 7वां वीडियो है। किसका? लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज का। और फंडामेंटल राइट्स का ये दूसरा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो का। पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 चीज़ कवर कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग बाकी के 3 चीज़ कवर करेंगे। तो हम लोग राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस तक ख़त्म कर चुके हैं, जो कि आर्टिकल 24 तक डील करती थी। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन से लेके पूरा जो क्या बोलते हैं मिलिट्री रूल वगैरह है, मिलिट्री रूल में फंडामेंटल राइट्स वगैरह कैसे काम करती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। सो हम लोगों ने कल देखा था राइट टू इक्वालिटी को देखा था हम लोगों ने, एंड हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। एक मिनट, पेंसिल मेरा चार्ज नहीं है, साथ इसको चार्ज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये 3 चीज़ हो गई थी हम लोगों की, ये और एक ये। आज हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखेंगे, जो कि कौन से कवर करता है। 25 और 26 आर्टिकल 25 और 26 को कवर करता है। उसके बाद देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रीट वगैरह का कैसे रीट इशू होती है, रीट इशू कौन करता है, तो वही हम लोग देखेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राइट इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक डील करता है। ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक डील करता है। फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, 35 तक जाता है, ठीक है। तो 12 में क्या है, ये स्टेट की डेफिनेशन है। 13 में क्या है, 13 में ये 13 अपना ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, वो आर्टिकल 13 में आता है। देन हम लोग को राइट टू फ्रीडम देखे थे, जो कि आर्टिकल ऑब्वियस सी बात है 19 से लेके कहाँ तक, 22 तक है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो है आर्टिकल 23 टू 24 तक है। अब हम लोग आज करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि कौन से आर्टिकल में है, 29 से लेके 30 तक। और उसके बाद लास्ट है 31 नहीं देखेंगे। 31 में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला चीज़ है, उसको देख लेंगे कि कब अमेंड हुआ था, कैसे रिमूव किया गया है और क्या क्या पॉइंट था उसमें। तो 31 हम लोग 31 को भी देख लेंगे। और लास्ट है हमारा 32 क्या होता है, ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, अगर ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज अपने आप में फंडामेंटल राइट है। ये क्या बोलता है ना कि फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, फंडामेंटल राइट लेना ही फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 से रीट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट रीट कैसे इशू करती है, कौन से आर्टिकल से इशू करती है, किसका जो दायरा है वो ज़्यादा बड़ा है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32 में। तो मूविंग टुवर्ड आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि डील होता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, तो पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बेसिकली बोलता क्या है, ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा पेंसिल। तो आर्टिकल 25 बोलता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। मतलब कि यहाँ पे जो भी सिटीजन्स हैं हमारे, उनके पास ये अधिकार है कि वो जो है, उनके पास कंसाइंस का फ्रीडम है, वो जो है किसी भी रिलीजन्स को वो कर सकते हैं, मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेट का मतलब फैलाना। कॉन्शियस का मतलब कि वो अंदर से क्या उसका फेथ है, क्या वो बिलीव करता है, वो उसके पास स्वतंत्रता है। तो हम लोग बेसिकली क्या है ना कि ये जो वर्ड है, कंसर्न्स हो गया, राइट टू फ्रीली प्रोफेस हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये सब वर्ड्स को देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो कॉन्शियस जो है ना, कॉन्शियस लिख लेते हैं हम लोग, कॉन्शियस, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इनर फ्रीडम की बात करता है कि हम
इंडिविजुअल जो प्रत्येक आदमी है, अलग अलग आदमी है, उसका इंटरनल बिलीफ क्या है, वो इस चीज को बोलता है। तो कॉन्शियस मतलब हम लोग को क्या समझना है, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो अंदर से किस चीज को मानता है, किस चीज में उसका फेथ है, इसका अधिकार होना। ठीक, उसके बाद देखते हैं प्रोफेस वर्ड को देखते हैं। प्रोफेस वर्ड्स का मतलब क्या होता है। प्रोफेस मतलब कि कोई जो आदमी अंदर से मान रहा है उसको वो ओपनली डिक्लेयर कर सकता है, अपना रिलीजियस बिलीफ को, फेथ को ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि वो ओपनली या फ्रीली डिलीट करता है। तो इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ एंड बिलीफ्स ओपनली एंड फ्रीली, ओपनली एंड फ्रीली। अब नेक्स्ट वर्ड आता है प्रैक्टिस। वो किसी भी जो उसके धर्म है, उसका जो धर्म है, उसका जो मजहब है, वो जो रिचुअल्स हैं, किसी भी तरह का रिचुअल्स हो गया, वर्शिप हो गया, वो उस चीज़ को करने के लिए स्वतंत्र है। तो राइट टू प्रैक्टिस में हम क्या बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप्स और रिचुअल जो हैं वो अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से वो उसको प्रोरोगेट कर सकता है और खुद भी प्रैक्टिस कर सकता है। राइट टू प्रोरोगेट मतलब कि वो जिस बिलीफ को मानता है, जिस फेथ में उसका विश्वास है, उसको वो लोगों तक फैला सकता है, उसको वो लोगों तक फैला सकता है। लेकिन प्रोरोगेट मतलब कि जो बोल रहा है कि मेरा जो बिलीफ है हम दूसरों के बीच में उसको जाके फैला सकते हैं। इसलिए तो जलसे होते हैं, बैठकें होती हैं, धर्म कभी हिंदुओं की हो रही है, कभी मुस्लिमों की हो रही है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो राइट टू प्रोरोगेट ये कहता है कि तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सको, जिस चीज़ में तुम्हारा बिलीफ है, जिस चीज़ में तुम्हारा फेथ है, उस चीज़ की प्रचार प्रसार कर सको। लेकिन ये उस बात की गारंटी नहीं देता है कि तुम जबरन धर्म परिवर्तन करवा दो। फोर्सेबल कन्वर्जन को ये जो है प्रोहिबिटेड करता है। ये इंक्लूड नहीं करता है कि तुम किसी भी व्यक्ति को अपने रिलीजियन फेथ, अपने रिलीजियस बिलीव के हिसाब से फोर्सेबल कन्वर्शन करवा लो। ये फ्रीडम ऑफ कंसेंस में नहीं आता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ऊपर जितने भी वर्ड दिए गए हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए, उससे हम लोगों को लगता है कि ये जो है बस रिलीजियस बिलीफ पर कवर नहीं करता है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस को भी अलाउ करता है। जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, उन चीज़ों को भी ये अलाउ करता है। लेकिन ये जो अधिकार है ये किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए है और नॉन सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 25 क्या सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है? तो यस, बोथ फॉर इंपॉर्टेंट जो है उसको लिखते हैं, बोथ फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ये दोनों पे लागू होता है। आर्टिकल 25 से ही ये हमारे सिख भाई बंधु जो हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो हैं वो कृपान को कैरी कर सकते हैं और पहन सकते हैं। तो 25 अलाउ वियरिंग एंड कैरिंग कृपान, ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिकल 25 में ही मेंशन की हुई है। देन हम लोग और भी इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या करती है। तो सिख भाइयों को ये अलाउ करती है, और जो हिंदूज हैं उनके जो मतलब ये किसी भी रिलीजियस आदमी के उनके जो स्पेसिफिक जो उनके धर्म से जुड़े चीज़ें हैं उनको ये अलाउ करती है। वो प्रैक्टिस रिचुअल्स जो है उस रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए अलाउ करती है, आर्टिकल 25 अलाउ करती है। देन अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये क्या है?
ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 के हिसाब से एवरी रिलीजियस जो डोमिनेशन है और कोई भी जो सेक्शन है उनके पास कुछ राइट्स हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को संभालने के लिए, अपने धार्मिक चीज़ों को देखने के लिए उनके पास कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार क्या है, तो उन अधिकार को हम लोग लिख लेते हैं। और ये किसी एक आदमी पर लागू नहीं होता है कि ये अधिकार बस माइनॉरिटी के लिए है और जो मेजॉरिटी में उनके लिए नहीं है, सभी सेक्शन पे लागू होता है। तो ये जो है एप्लीकेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उनके पास क्या अधिकार हैं। जो हम लोगों ने बोला ना कि उनके पास अपने रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट और डोमिनेशंस को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अफेयर्स को, जो रिलीजियस काम जो है उनको देखने के लिए उनके पास कुछ अधिकार हैं। तो क्या अधिकार है? पहला अधिकार है ए में क्या है? इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर क्या, किसके लिए? रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, धार्मिक काम और दान वान करने के, चैरिटी करने के लिए उनको अलाउ किया हुआ है। तो रिलीजियस अफेयर क्या होता है? फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल, इसको लिख देते हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल प्योर पर्पस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अधिकार थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक नया ब्लैंक पेज ऐड कर दे रहे हैं, इंसर्ट ब्लैंक पेज। बी में क्या है उनके पास? ये है कि उनके रिलीजियस मैटर में जो भी काम जो है ना उनको खुद से संभालने का अधिकार है। तो मैनेज इट्स ऑन रिलीजियस अफेयर्स, उनको अपने धार्मिक कार्य करने के लिए जितने भी उनका जो भी उनके एस्टेब्लिशमेंट में काम है ना धर्म से रिलेटेड, उनको मैनेज करने के लिए उनके पास ही अधिकार होगा। और क्या है अधिकार है? तो और है प्रॉपर्टी जो होता है, लिक्विड प्रॉपर्टी, या फिर और क्या होता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो उस चीज़ों को एक्वायर करने का भी अधिकार है। तो आउन या फिर राइट टू आउन और एक्वायर, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। डी में क्या करता है कि उन जो प्रॉपर्टी वो अक्वायर किए हैं ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में होके करेंगे। तो ये क्या होगा कि क्या बोल रहे हैं यार, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी वो एक्वायर किए हैं, सच प्रॉपर्टी अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के दायरे में रह के ही उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मस्जिद है या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी को अक्वायर किया है तो उस पर वो इलीगल काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है, वो कानून के दायरे में रहकर ही वो उस पर कोई काम कर सकता है। उसके एडमिनिस्टर में जो भी चीज़ें हैं वो देखेगा, अपने वो जो ट्रस्ट है वही देखेगा। देन हम लोग क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो थी वो क्या करती है कि उसके वो जो रिलीजियस डोमिनेशन है उसके सेफ्टी के लिए 3 कंडीशन रखती है। क्या कंडीशन रखती है कि वो जो है इंडिविजुअल जो है
उस प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करेंगे उनका जो बिलीफ सिस्टम है उस रिलीजन से ही मैच करना चाहिए, एक हो गया। दूसरा हो गया कि एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसका एक अच्छा सा नाम होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। इन तीन चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस प्रॉपर्टी के सुरक्षा के लिए ही करती है। ये हो जाता है हमारा आर्टिकल 26। देन मूविंग टू कौन से आर्टिकल 27। 27 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ये क्या कहता है ना कि किसी भी आदमी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी भी ट्रस्ट को अपने रिलीजियस फेथ और बिलीफ को फैलाने के लिए सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल को अपने अपने बिलीफ को फॉलो करने के लिए किसी सरकार को या फिर किसी ट्रस्ट को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन फी जो होता है वो ले सकते हैं। तो फी क्यों ले सकते हैं? फी ले सकते हैं कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो डोमिनेशन है, उसके मेंटेनेंस के लिए फी ले सकते हैं। उसके मेंटेनेंस के लिए फी को कलेक्ट किया जा सकता है, ये आर्टिकल 27 कहता है। और क्या कहता है कि जो हमारा स्टेट वो पब्लिक मनी को खर्च नहीं कर सकता है किस चीज़ में, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस काम के लिए वो जो है अब पब्लिक मनी को यूज नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, स्टेट कैन नॉट यूज पब्लिक मनी, टैक्स पेयर का पैसा को वो ये मंदिर में या फिर मस्जिद में कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन में खर्च नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 27 कहता है। नाउ मूविंग टुवर्ड आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 स्टेट्स दैट फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको मानने का अधिकार भी आदमी के पास है। फंडामेंटल अधिकार है कि किसी भी रिलीजियस को मान सकता है, किसी भी फेथ को मान सकता है, और उसके पास ये भी फंडामेंटल अधिकार है कि वो किसी भी फेथ को मानने से मना भी कर सकता है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज होली मेंटेन्ड बाय स्टेट और स्टेट फंड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्टेट के द्वारा रन किया जाता हो या फिर स्टेट के पैसों से रन किया जाता हो, उसमें अलाउ नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाना। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है आर्टिकल 28 में कि हम किस में देखेंगे कि कौन से स्कूल में या फिर कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम किसी खास तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मान सकते हैं और किसी खास तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान सकते हैं। तो 4 तरह के इस्टेब्लिशमेंट होती है। पहला इस्टेब्लिशमेंट जो कि पूरी तरह से मेंटेन की जाती है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, मेंटेन बाय STATE, स्टेट। तो क्या इसमें रिलीजियस अगर वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो क्या उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है? तो इसमें जो है वो कंप्लीटली बैन लगा हुआ है। इस तरह के कोई भी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। Now moving toward the second type of institutions, B, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट, लेकिन वो जो है किसी ट्रस्ट के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो इंस्टीट्यूशन
treated by state but established by any trust। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी ट्रस्ट द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन उसका रख रखाव, उसका टेक केयर करना, उसकी सारी कामें जो है वो स्टेट द्वारा की जा रही है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिटेड है। वो क्या है? परमिटेड है, इसमें परमिटेड है, परमिटेड है। और तीसरे तरफ हम लोग देखते हैं सी, तीसरे तरह का देखते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज की हुई है स्टेट द्वारा, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। इस केस में क्या होता है? इस केस में इंस्ट्रक्शन जो होता है वो परमिटेड होता है, परमिटेड होता है, लेकिन वो नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। परमिटेड है, परमिटेड, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? परमिटेड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। अगर कोई मानने के लिए तैयार है तो मानेगा, अगर कोई नहीं मानने के लिए तैयार है तो नहीं मानेगा। वॉलेंट्री बेसिस, लास्ट तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि डी क्या होता है? डी किस तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है? विच इज, ये हो गया ना बात, जो कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन लास्ट बच रहा है जो कि रिसीव करता है एड, रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। उस तरह के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो परमिटेड है, लेकिन बट ऑन कौन से शर्त पर? वॉलेंट्री बेसिस पे, वॉलेंट्री बेसिस पे। तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है क्या? आर्टिकल सारा ख़त्म कर लिए, इससे डेप्थ में कुछ नहीं पूछेगा। ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल बेसिस पे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविज़न है, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें बेसिकली दो ही आर्टिकल है, एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल है 30। एक मिनट, लेट मी साइलेंट इट। तो आर्टिकल 29 और 23 में क्या होता है ना कि ये सब पे लागू होता है। आर्टिकल 29 जो है वो सारे इंडिविजुअल पे लागू होता है, और आर्टिकल 30 जो है वो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी पे लागू होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये कहता है आर्टिकल 29 कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है जो कि किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता है, अगर उनके पास कोई एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उस अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बचाए रखें। बचाने का उनके पास अधिकार है। और क्या है कि कोई भी सिटीजन्स जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर स्टेट द्वारा एड रिसीव कर रहा है, वो किसी भी आदमी को, किसी भी पर्टिकुलर आदमी को इस बेसिस पे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। कौन से बेसिस पे? उसके रिलीजन, उसके रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इन चार चीज़ों के बेसिस पे उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये क्या कहता है? ये लिखते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि कोई भी सेक्शन जो है भारत में, अगर कोई सेक्शन रहता है, अगर एनी सिटीजन और सेक्शन
सेक्शन हैविंग, जो हैविंग क्या होता है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, खास प्रकार के लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और क्या, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट, और कल्चर, CULTURE, कल्चर। तो दे हैव राइट टू कंजर्व, कंजर्व देम। और क्या होता है कि इसमें एक खास तरह की चीज़ें हैं कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन can't deny to give admission, या फिर नहीं, सॉरी गलत लिख रहे हैं, एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन shall not be denied, can't denied, जो सिटीजन है वो can't be denied, denied admission into it on the basis of क्या, किस बेसिस पे इसको मना नहीं किया जा सकता है, रिलीजन, इट्स रिलीजन, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, और एक और लास्ट लैंग्वेज। इन चारों चीज़ों के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वैसा इंस्टीट्यूशन विच इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन सा, सभी नहीं कर सकता है ना भाई, प्राइवेट स्कूल तो नहीं मना, ये इस चीज़ के लिए अग्री कर सकता है, तो वो जो है प्राइवेट कौन सा इंस्टीट्यूशन मना नहीं कर सकता है, तो जो कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और रिसीविंग एड बाय स्टेट, इसको लिख भी दें, विच इज मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड बाय स्टेट, अगर इस तरह का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो किसी भी आदमी को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी आदमी को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। और ये किसके लिए है अवेलेबल, ये अवेलेबल किसी खास लोगों के नहीं है, ये ऑल सिटीजन्स के लिए लागू है। ये यहाँ पे अगर माइनॉरिटी लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो इससे हमको ये नहीं समझना है कि माइनॉरिटीज के ही सुरक्षा के लिए ये है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 30, वो कि स्पेसिफिक लोगों के लिए है। तो आर्टिकल 29 किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस माइनॉरिटी को और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ये प्रोटेक्ट करता है। और ये किसके लिए अवेलेबल है, ये आर्टिकल 29 जो है वो हर एक सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आर्टिकल 30 का होता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज का अधिकार टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटीज सेक्शन जो है हमारे कंट्री में, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो खोल सकें और उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। और सरकार जो है वो पैसे देकर भी इन चीज़ों को प्रमोट कर सकती है। तो ऐसे है कि सभी माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है पैसे देकर प्रमोट कर सकती है। स्टेट कैसे प्रमोट कर सकती है, द हेल्पिंग ऑफ एड देकर,
एड को ही पैसा बोला जा रहा है। यहाँ पे पैसा या ऐड देकर उसको प्रमोट कर सकती हैं कि हाँ आप और खोल सकते हैं। अब हम आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से डील किया जाता है। आर्टिकल 32, तो अभी हम लोग क्या करें, 29 और 30 पढ़ें। 31 गायब हो गया, तो 31 गायब हो गया, उसके लिए हम लोग एक नया ब्लैंक पेज ऐड करेंगे और 31 को देखेंगे कि 31 क्या करता है। आर्टिकल 31, ये 31 जो है ना, आर्टिकल 31 जो है ना, वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विथ whom, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। आप लोगों को पता ही होगा राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया था और आर्टिकल 300A में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था आर्टिकल 32 में। तो इसमें क्या होता है ना कि इसके बारे में देख लेते हैं। ये रिमूव हो गया था, पिछले ही वीडियो में बताया था कि रिमूव हुआ था। कब हुआ था रिमूव, ये हुआ था और कैसे हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब, 1978। यहाँ से इसको हटा दिया गया। अब हटा के इसको कहाँ डाला गया, कहाँ डाल दिया गया, इसको आर्टिकल 300A में डाला गया है। इसके भी बहुत सारे सेक्शन हैं, तो दो देख लेते हैं बेसिकली, एक ए देख लेते हैं, एक बी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं 31A और 31B, ये लिखो यहाँ पे, हाँ 31A में क्या होता है, क्या कहता है कि कोई भी आदमी मतलब स्टेट जो है वो अगर आपके ज़मीन को, आपके प्रॉपर्टी को इंक्रोमेंट करती है, कब्जा में लेती है, तो उसका मुआवजा देगी। अब मुआवजा कैसे देगी, वो वहाँ के नीति पर डिपेंड करता है कि उसको कैसा मुआवजा देगा। मार्केट रेट से वैल्यू ज़्यादा करके दिया जाता है। और 31B जो है वो क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो शेड्यूल 9 में, SCHEDULE, शेड्यूल 9 में किसी भी तरह का जो बदलाव करेगी वो जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। और शेड्यूल 9 में क्या होता है, शेड्यूल 9 में क्या क्या है, हम लोग पढ़े थे, शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक सब पढ़े थे। तो शेड्यूल 9 में क्या है, सेंटर और स्टेट के कुछ नियम हैं जो कि अलग अलग बांटे हुए कि सेंटर कौन सा काम करेगी, स्टेट कौन सा काम करेगी, और इसको जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये था हमारा आर्टिकल 31 का खेला। अब आते हैं हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब कि अगर आपको आपका फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो आपके पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है, एक मिनट पेन का चेंज कर लेंगे। ये अधिकार है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्यों आप मूव करेंगे, इफ फंडामेंटल राइट इज क्या होगा, वायलेटेड होगा। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसके बारे में अम्बेडकर साहब जो थे वो कुछ कहे थे, जो कि पेपर में आ जाता है कि ये अम्बेडकर साहब आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहे थे। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को। अब जो है अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने ये फंडामेंटल राइट के लिए गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी, रिट्स जारी करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे रिट जारी करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट जारी करेगी, तो वो आर्टिकल 32 के सहारे रिट जारी करेगी। और अपना हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के सहारे ये रिट जारी करेगा, तो वो आर्टिकल 226 से जारी करेगा। अब जो ये रिट वाला सिस्टम जो है,
ये जो रिट वाला सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रिट वाला सिस्टम है, ये रिट हम लोग कहाँ से लाए गए थे? हम लोग लाए थे इसको टेकन फ्रॉम कहाँ? यूके। टेकन फ्रॉम कहाँ? यूनाइटेड किंगडम, यूके से लाए थे। यूके में ये जो है प्रोग्रेटिव रिट जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो जब रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी तो रिट के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं रिट्स। हम लोग बारी बारी से सभी टाइप्स को देखेंगे। हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामुस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टियोरी हो गया, सुओ वारंट हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ कौन से रिट, कौन सा रिट है। तो टू हैव द बॉडी ऑफ कौन सा रिट है, तो कहाँ से है? तो ये है हेबियस कॉर्पस का। उसके पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। रिट के बारे में जब देख रहे हैं तो एक और चीज़ देख लेते हैं। ब्लैंक पेज ऐड करूँ, दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौन सा आर्टिकल लेगी? 32 लेगी। हाई कोर्ट जो है वो कौन सा आर्टिकल लेगी? वो 226 आर्टिकल से रिट जारी करेगी। अब दोनों के बीच में जो है वो अंतर समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब रिट इशू करेगी तो वो एप्लीकेबल होगा होल इंडिया में, पूरे देश में क्या होते हैं एप्लीकेबल होगा। वहीं जो है जो अपना हाई कोर्ट जो है, लिख ले तो यार, होल इंडिया। वहीं जो हाई कोर्ट अगर कोई रिट इशू करेगी तो वो लिमिटेड एरिया में होता है, क्योंकि उसका जो पावर है वो खुद लिमिटेड है। अब भाई मान लेते हैं झारखंड का हाई कोर्ट है, तो वो अगर रिट इशू करेगी वो तो यूपी में लागू नहीं होगा ना। यूपी में लागू होने के लिए यूपी का हाई कोर्ट रिट इशू करेगा। तो दोनों में किसका ज़्यादा एरिया है? एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट लिमिटेड एरिया को कवर करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट कब इशू करेगी? अगर केवल ओनली इफ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। अगर केवल फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, तभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करेगी। और हाई कोर्ट के जब बारी आती है तो वो ऑर्डिनरी केस में भी क्या बोलते हैं रिट इशू कर देती है। ऑर्डिनरी केस प्लस और कौन सा केस? फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर ये रिट इशू कर देती है। और देखेंगे अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिनाई नहीं कर सकती है कि हम रिट नहीं क्या बोलते हैं रिट जारी नहीं करेंगे। कांट डिनाई टू अप्लाई और इशू नहीं यार, इशू रिट्स। वहीं जब हाई कोर्ट की बारी आती है तो उसका जो है मनमौजी होता है। ही इज DISERETIONARY डिक्शनरी। ठीक है, मन करेगा तो लागू करेगा, मन के ऊपर डिपेंड है। मन करेगा तो लागू करेगा, नहीं मन है तो नहीं लागू करेंगे भैया हम। ये हो गया ये दोनों के पावर के बीच का अंतर कि सुप्रीम कोर्ट जब इशू कर रहा है और हाई कोर्ट जो इशू कर रहा है उन दोनों में क्या अंतर है। और हम लोग देखते हैं प्रॉपर रिट्स को देखते हैं। तो पहला रिट्स है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? तो ये जो है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट ये पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट यूज किया जाएगा और प्राइवेट के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। पब्लिक प्लस प्राइवेट बॉडी दोनों के खिलाफ इशू किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना कि विक्टिम को जो विक्टिम है उसको कोर्ट के सामने पेश कर देना है आपको। टू हैव द बॉडी, सशरीर, लीव फाइल्स एंड ओपन द लिंक, कैंसिल। टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब कि जो भी आदमी है, जो अक्यूज है, उसको सशरीर कोर्ट के सामने पेश कर दो। इसी को बोलते हैं हम लोग हेबियस कॉर्पस। ये किसके अगेंस्ट इशू होता है? तो पब्लिक बॉडी और प्राइवेट बॉडी दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। अब आता है परमादेश
ठीक है। मेंडामस, इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब कि वी कमांड हम ऑर्डर देते हैं तुमको, किस चीज़ का ऑर्डर देते हैं, अपना काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं, इधर उधर का काम नहीं करना है, अपना काम करो। इसका मतलब लिटरली मीनिंग यही है कि तुम अपना काम करो। इसको किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, इसको किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके खिलाफ इशू किया जा सकता है। और क्यों इशू किया जाता है, क्यों इशू किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ इशू किया जाएगा टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, उनका ड्यूटी को पूरा करने के लिए ये रिट उनके खिलाफ इशू किया जा सकता है। ये किसके खिलाफ इशू नहीं किया जाएगा, तो एक्सेप्ट हुम, तो एक्सेप्ट हो गया गवर्नर, और कौन सा हो गया, हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए, प्रेसिडेंट साहब हो गए, इनके खिलाफ हो गया। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, हाई कोर्ट के चीफ जज जो हैं, उनके खिलाफ ये रिट इशू नहीं होती है। एक होता है प्रोहिबिटेशन, यानी कि टू फॉरबिड, इसका मतलब हो गया कि रोका जा रहा है। ये कौन इशू करता है और किसके लिए इशू करता है, तो ये जो है हायर कोर्ट जो है, हायर कोर्ट किसको इशू करेगा, लोअर कोर्ट। एज एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट जो है, ये रिट जो है वो हाई कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट को इशू कर सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो किसको करेगा, वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनको ये इशू किया जा सकता है ये। और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है, और ये इशू होता है ओनली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी जो प्रॉपर रूप से जुडिशरी का काम करती है, उसको जुडिशियल बॉडी हम लोग बोलते हैं। क्वासी जुडिशियल क्या होता है, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास ये संवैधानिक अधिकार हो कि वो एक सजा के जैसे या फिर ऑर्डर इशू कर सकते हैं किसी के खिलाफ, उनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। जो सुनवाई करते हैं किसी भी चीज़ का, उनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। तो ये जो है अपना प्रोहिबिटेशन, वो किसके खिलाफ इशू किया जाएगा, ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट, जो कोई भी जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ इशू किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हाई कोर्ट है झारखंड की, वो बिहार का केस देखने लगी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि वो उसको ये रिट इशू करेगा, प्रोहिबिटेशन का रिट इशू करेगा, बोलेगा तुम अपना काम करो भाई, तुम्हारे जुडिशियल दायरे में जो काम है तुम उनको निपटाओ, अपने औकात से ज़्यादा मत बोल लो। तो इसका लिटरली मीनिंग अगर याद करने के लिए हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, औकात से ज़्यादा काम जब कोई कोर्ट करने लगता है ना, या फिर कोई भी जुडिशियल बॉडी करने लगता है, तो उनके खिलाफ ये रिट इशू किया जाता है। देन हम आते हैं सर्टियोरी पर। इसका मतलब हो गया टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। ये होता है, ये प्रिवेंटिव टाइप का ये होता है, ये टाइप ऑफ प्रिवेंटिव टाइप का रिट है, ये प्रिवेंटिव रिट है, प्रिवेंटिव रीट है। ये क्या होता है ना कि अगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि किसी स्टेट का हाई कोर्ट जो है उससे ये काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, तो वो एक रीट जारी करता है और बोलता है कि जो तुम्हारे पास केस है उसको मेरे ऊपर अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि कौन इसको इशू करता है, तो इसको हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है, LOW लोअर कोर्ट को जारी करता है। क्यों करता है, टू ट्रांसफर द केस, इसके लिए
रिट जारी किया जाता है। एक होता है शो वारंटो। शो वारंटो केस है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको जो है वो इशू किया जाता है, कोई भी आदमी कर सकता है इसको इशू, और इसको किसके अगेंस्ट किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इसको इशू किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी आदमी जो है, उस सरकारी आदमी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि तुम किस अधिकार से जो है वो इस पोजीशन को होल्ड किए हो। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग जो है वो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और वारंट। इसको इशू किया जाता है रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए? इल्लीगल जो होता है ना, इल्लीगल कोई भी पब्लिक ऑफिस का कोई भी आदमी इल्लीगल यूज ना करे, इसलिए इस चीज़ को इशू किया जाता है। अगर कोई इल्लीगल यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी किया जाएगा। शो वारंटो बोलेगा कि तुम किस अधिकार से इस पोजीशन को होल्ड किए हो, इस चीज़ को वेरीफाई कराओ। ये हो गया हमारा मेजर फंडामेंटल का जो मेजर पोर्शन था वो कवर हो गया है हमारा। अब आता है बहुत ही नेग्लिजिबल चीज़, जिसपे ना तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और ना ज़्यादा लोग देखते हैं। तो ये है आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट। हमारे जो सैन्य लोग हैं उनका वो और उनका क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ये क्या होता है? तो आर्टिकल 33 जो है वो गलत यहाँ पे टाइपिंग है, एम्पावर। वो जो है एम्पावर करती है किसको? पार्लियामेंट को। किस चीज़ के लिए एम्पावर करती है? टू रेस्ट्रिकेट फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस और पर्सनल जो कि होल्डिंग द सेंसिटिव पोजीशन। आर्टिकल 32 जो है वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो सैन्य लोग, जो भी लोग सशस्त्र सेनाओं में शामिल हैं, उनका जो लोग इंटेलिजेंस विभाग में काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसा लोग, कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि एक सेंसिटिव पोजीशन होल्ड करता है, उनके खिलाफ उनके फंडामेंटल राइट्स को रोकने के लिए ये आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है। मतलब कि जैसे कि हमारे NIA के चीफ हो गए, CBI डायरेक्टर हो गए, इन सब चीज़ों के लोगों के पास उतना फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहीं भी जाके कुछ भी नहीं बोल सकते, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। या वहीं बोल सकते हैं जहां आपको गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 34 जो कि है कि वार्निंग, मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट, इस चीज़ को देखती है। तो इसमें क्या होता है ना कि वार्निंग लॉ है और मार्शल लॉ है, ठीक है। तो आर्टिकल 34 क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कहाँ पे? फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन लगाता है जब किसी कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया हो या कंट्री के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया है। आर्टिकल 34 जो है ये कहाँ से लाया गया भाई? इसको UK से लाया गया था। इसमें क्या होता है? जब मार्शल लॉ लग जाता है तो क्या होता है? जो सिविल ऑफिसेस हैं, सिविल ऑफिस बोलिए या बॉडी जो है वो रन होती है किसके द्वारा? रन बाय मिलिट्री कमांडर्स, उनके द्वारा वो रन किया जाता है। और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पे इम्पोज किया जा सकता है। जैसे कि कब लगाया जाएगा? जब वॉर हो, इन्वेजन हो, किसी खास जगह पे राइट हो जाए, या फिर किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है इसको, ठीक है। जहाँ लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ रेजिस्टेंस हो वहाँ पे इसको इम्पोज किया जा सकता है। ये इमरजेंसी नहीं है, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी कहाँ पे है? हमारे आर्टिकल 352 में है। वो 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, इसको किसी खास जगह पे किसी खास कारणों से लगाया जाता है। या तो पूरे देश में लगाया जा सकता है या फिर कुछ स्पेसिफिक पार्ट में लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है ना कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके पास डेथ पेनल्टी, इवन डेथ पेनल्टी देने का भी वो है, अधिकार है उनके पास।
और इसको आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकता है, चैलेंज करने का भी अधिकार नहीं है। देन मूविंग टू आवर लास्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 स्टेट दैट कि पावर टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट इज ओनली वेस्टेड टू पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहना चाह रहा है कि फंडामेंटल राइट पे किसी भी तरह का नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट के लेजिस्लेचर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस 2 वीडियो में हमारा फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो चुका है। अगर इस स्लाइड्स को आप अपने देखने के लिए, स्टडी के लिए लेना चाहते हैं, मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम झारखंड जर्नी विच इज टेलीग्राम चैनल। और आप अगर इसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन DM अस ऑन व्हाट्सएप, वी विल प्रोवाइड यू दैट लिंक। सो अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं और इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको एज मिलेगी, तो यू कैन शेयर इट अमोंग योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनकी हेल्प हो जाए। इतना एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सो रिस्पेक्ट इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।